अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मेल के स्पर्म की क्वालिटी के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर हम स्पर्म के डीएनए डैमेज को देखते हैं। इसका क्या मतलब है, आम ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं कि मेल के स्पर्म में क्या इतनी ताकत है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, जिससे औरत को हमल ठहर सके। जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है, जिससे एम्ब्रियो या बेबी बनता है, जिससे किसी भी खातून को हमल ठहर सकता है। अब मेल या जो फादर का स्पर्म है बेसिकली उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। 2 से 3 माइक्रोन इंतहाई छोटा साइज़ है एक स्पर्म का, और इसके अंदर मेल का जो डीएनए है जिसमें उसके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाईली पैक्ड होते हैं, और उस स्पर्म को फिर जो है वो स्विम करके एग तक पहुंचना होता है। तो अगर इस दौरान मेल के डीएनए को कोई ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है तो इससे जो मेल के स्पर्म का डीएनए है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म के अंदर इतनी सलाहियत नहीं रहती कि वो अंडे को फर्टिलाइज कर सके और फीमेल को प्रेगनेंसी हो सके। अब हम इसी के मुतालिक आज बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है। ये एक नया मेथड है, एक नई टेक्निक है जो नॉर्मल सीमन एनालिसिस किया जाता है मर्दों के अंदर। उसके अंदर स्पर्म की क्वांटिटी देखी जाती है कि सीमन की कंसंट्रेशन कितनी है, उसमें स्पर्म की साख्त या मॉर्फोलॉजी कैसी है, स्पर्म का काउंट कितना है, एक्टिव स्पर्म कितने हैं, और आया उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन इस टेस्ट के अंदर हम जो स्पर्म का डीएनए है उसको स्टडी नहीं कर सकते। उसके लिए ये एक टेस्ट है जिसको हम स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कहते हैं, वो किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिससे स्पर्म का डीएनए डैमेज हो सकता है। अगर मेल की बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की मिकदार बढ़ जाए तो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करती हैं, जिसकी वजह से मेल के स्पर्म का डीएनए डैमेज हो जाता है। अब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर मेल्स के अंदर वज़न ज़्यादा है, या फिर मेल्स में स्मोकिंग की हैबिट है, या वो कोई और ऐसा नशा या एडिक्शन का आदी है, या फिर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि जिसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है या बहुत देर बैठने का काम है, या अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में काम करता है जहाँ पॉल्यूशन है। अब इसमें एयर पॉल्यूशन भी हो सकती है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकती है, या उसके काम की नौयत ऐसी है, वो कोई एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह है जिसमें वो एक्सरे की ख़तरनाक किस्म की जो रेडिएशंस है उसमें के इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है, या फिर एटॉमिक एनर्जी के कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसकी रेज जो है वो डैमेजिंग होती हैं, जिसकी वजह से मर्दों की बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके के साथ वैरिकोसील यानी मेल के टेस्टिस के आगे और पीछे जो वेन्स होती हैं, खून की नालियों में खून जो है वो इकट्ठा रहता है, और पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से उनमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, जिससे मेल्स के अंदर जो स्पर्म का डीएनए है उसको डैमेज होता है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से मेल का जो डीएनए है वो डैमेज हो सकता है। अब इसको चेक करने के लिए जो अभी मैंने आपको बताया कि एक टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट को हम स्पर्म फ्रैगमेंटेशन डीएनए टेस्ट कहते हैं, और इसके अंदर हम जो क्रोमेटिन है सीमन क्रोमेटिन एनालिसिस के साथ इसको चेक करते हैं। इस टेस्ट को इस तरह स्टडी किया जाता है कि इसकी वैल्यूज़ परसेंट में आती है। अगर 15% या
उससे कम टेस्ट की वैल्यू है, इसका मतलब है कि मेल के स्पर्म का डीएनए बिल्कुल ठीक है। और अगर परसेंट की वैल्यू 15 से 25 के बीच में है तो ये बॉर्डर लाइन है, और 25 से ऊपर का मतलब है कि स्पर्म का डीएनए डैमेज हो चुका है, अब इस मेल को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आमतौर पर ये टेस्ट करने की ज़रूरत किन कपल्स में पड़ती है? अगर किसी खातून को बार बार प्रेगनेंसी हो रही है और रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, वो बच्चा बार बार ज़ाया हो जाता है, और या फिर ऐसा है कि अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी है कि तमाम टेस्ट किए गए हैं मर्द में और औरत में और उसमें कोई वजह समझ नहीं आ रही कि बांझपन की क्या वजह है, तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके के साथ अगर टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IUI या IVF के प्रोसीजर करवाए हैं और वो बार बार फेल हो जाते हैं, तो तब हम एडवाइस करते हैं कि मेल का जो डीएनए है उसको स्टडी कर लिया जाए, ताकि उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वक्त से उसकी तशखीस हो सके। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके अंदर सबसे पहले मेल्स को हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के बारे में हदायत करते हैं कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप उसको कम करें, अगर आपका बैठने का काम है तो आप वॉक शुरू करें, अगर आपके इन्वायरमेंट में रेडिएशंस या पॉल्यूशन है तो आप उससे बचने की कोशिश करें, अगर वेरिकोसील का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका प्रॉपर इलाज करें। और जहाँ तक ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को करने का ताल्लुक है, इसके लिए हम मुख्तलिफ तरह की अद्वियात भी प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें जिंक है, ग्लूटाथायोन है, विटामिन ई है, L-आर्जिनिन है। ये मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, मैं यहाँ आपको इनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे इलाके में जो है वो ख़ुद से मेडिसिन ले लेने का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हर दवाई के कोई फ़ायदेमंद उसके एडवांटेजेस होते हैं तो साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट या डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, इसलिए कोई भी मेडिसिन या दवाई बग़ैर डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल ना करें। तो डियर लेडीज़ और कपल्स जो मुझे सुन रहे हैं, इस तरीके के साथ स्पर्म का जो डीएनए है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। अगर इससे मुताल्लिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।